नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं देश का सुपरहिट शो दंगल। आज के दंगल में हम गुजरात के अंदर शुरू की जा रही मजहबी राजनीति को लेकर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद गुजरात में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उसके पहले कांग्रेस पार्टी का मजहबी रुझान सामने आने लगा है। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने कह दिया है कि देश की तिजोरी पर पहला हक मुसलमानों का है। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बयानों को गलत तरीके से भी हवाला दिया। कांग्रेस के इस बयान के बाद बीएसपी और बजरंग दल ने अहमदाबाद में कांग्रेस मुख्यालय पर काली पोत दी और उसका नाम हज हाउस लिख दिया। वहीं दूसरी तरफ गुजरात कांग्रेस के एक और बड़े नेता जिग्नेश मेवाणी ने तीस्ता सीतलवाड़ के संघर्षों के लिए उन्हें सैल्यूट किया है। ऐसी सूरत में जब फर्जीवाड़े के केस में तीस्ता सीतलवाड़ जेल में है और गुजरात दंगों की जांच कर रही एसआईटी ने उनके खिलाफ कई गंभीर खुलासे भी किए हैं, फिर भी कांग्रेस के नेता उनके नाम को सैल्यूट करते नजर आ रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस नेताओं के मुस्लिम तुष्टीकरण वाले रुझान को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कुछ ही महीनों के अंदर गुजरात में चुनाव है। इस बार मैदान में बीजेपी कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक होंगे। तो क्या पहले ही कांग्रेस ने अपने कोर वोटर को रिझाने की कवायद कोशिशें शुरू कर दी हैं? ऐसे तमाम सवालों पर हम दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। रात के अंधेरे में कुछ लड़के आते हैं, उनके हाथों में स्प्रे पेंट है, वो दीवारों पर हज हाउस लिखते हैं। उछल उछल कर पोस्टर्स के चेहरे पर ब्लैक पेंट लगाते हैं। स्टिकर पोस्टर लेकर गुजरात के कांग्रेस मुख्यालय पर चिपकाते जाते हैं। पोस्टर पर भी हज हाउस लिखा है। ये गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय है, जहां सुबह दीवारों से लेकर पोस्टर्स तक और गेट से लेकर नेम प्लेट तक सब जगह हज हाउस लिख दिया गया। हालांकि सुबह होने पर जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे देखा तो काली पुताई हटा दी गई। कहीं ना कहीं गुजरात में चुनाव आ रहे हैं, इसलिए इस तरीके की राजनीति आप लोग इस तरीके की हरकत की जा रही है। देखिए, जगदीश जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो उनका चुनावी जो रंग लाने का कोई महत्व हो सकता है, परंतु बजरंग दल ने जो कार्य किया है वो हिंदू धर्म की जो लोग हैं, हिंदू लोग हैं, उनको जो आघात लगा है, उनको जो ठेस पहुंची है कि सबसे पहले हक जो मुसलमानों का बताया गया है उसका विरोध किया है हम लोगों ने, और कोई इसके अंदर कोई राजकीय बात है नहीं। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कम्युनल पॉलिटिक्स की चर्चा क्यों शुरू हुई है वो समझिए। एक है जिग्नेश मेवाणी, गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। दूसरे हैं गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर। एक हफ्ते के अंदर इन दोनों नेताओं ने क्या क्या बयान दिए हैं, पहले आप वो सुनिए। प्रधानमंत्री कहता था कि हिंदुस्तान की तिजोरी पर सौથી पहलो अधिकार मायनो देशनो कांग्रेसनो प्रधानमंत्री डंकानी चौथ पर बयान को तोड़ मरोड़ को वोट वक्त पे रखा गया था, पर पीएमओ आईको इसमें भी ऑफिशियल है और इसको मैं शेयर करूंगा पूरी बात को लेके। जब चुनाव आती है तब क्यों याद आता है। गुजरात के कांग्रेस अध्यक्ष खुद ही मनमोहन सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। ऊपर से गुजरात कांग्रेस शिकायत भी कर रही। ऐसी सूरत में इसका सियासी मतलब समझना जरूरी है, और उसके कुछ संकेत एक और बयान से मिलते हैं। હું અત્યારે ડોક્ટર મુકુલ સિન્હાની સાથોસાથ તીસ્તા સેતલવાડને પણ યાદ કરવા માંગુ છું। એ મહિલાએ ગુજરાતના મઝલૂમોને ન્યાય અપાવવા માટે જે સંઘર્ષ કર્યો, એ સંઘર્ષને જાહેર મંચ પરથી હું સેલ્યુટ કરું છું અને સલામ કરું છું। और तीस्ता सीतलवाड़ ने एहसान जाफरी से लेकर तमाम मजलूमों के लिए कितना संघर्ष किया है, ये गुजरात की एसआईटी ने अदालत को बताया है कि तीस्ता ने सरकार को बदनाम करने के लिए फर्जी सबूत दिखाए, सरकार के खिलाफ फर्जी चश्मदीदों के बयान दिखाए, चश्मदीदों के बयान को तोड़ मरोड़ कर हलफनामे में लिख दिया। निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे हलफनामे दिए, नकली दस्तावेजों के आधार पर सरकार को बदनाम किया गया। और तो और एसआईटी के वकील मितेश अमीन ने अहमदाबाद के सिटी सेशंस कोर्ट में तीस्ता की जमानत का विरोध करते हुए यह भी कहा कि तीस्ता ने अंग्रेजी में हलफनामे लिखे ताकि रिलीफ कैंप में मुस्लिम उसे समझ न सकें और धोखेबाजी की जा सके।
जिसमें कुछ लोगों का आर्थिक लाभ किया जा रहा था, कुछ लोगों का राजनीतिक लाभ किया जा रहा था, कुछ लोग राज्यसभा चाहते थे, कुछ लोगों को पद्मश्री दिया गया। तो ये पूरा का पूरा जो साजिश है आज उसका भांडाफोड़ हुआ है और इसलिए कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि क्या ये 4D साजिश के पीछे 2G मतलब सोनिया जी और राहुल जी तीस्ता से तलवार के जरिए नहीं थे क्या? इससे पहले एसआईटी ने खुलासे किए थे कि गुजरात दंगों के बाद मोदी सरकार गिराने के लिए साजिश रची गई। मोदी सरकार की छवि बिगाड़ने के लिए 5 लाख और 25 लाख रुपए अहमद पटेल ने दिए थे। 30 लाख रुपए गुजरात राहत समिति के नाम पर लिए गए और साजिश रची गई। तीस्ता के एनजीओ को पैसे मिले। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से लेकर पद्मश्री तक दिया गया। एसआईटी के ये खुलासे तब सामने आए जब पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों में ज़किया जाफरी की अर्जी खारिज करते हुए टिप्पणी की थी कि राजनीतिक मंशा से झूठे मामले को दशकों तक चलाने वालों को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। उसके बाद तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार कर लिया गया था। 26 जुलाई को तीस्ता की जमानत पर फैसला आने वाला है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। अभी की कांग्रेस पार्टी की गुजरात में जो स्थिति है, 1995 के बाद से आज तक कोई भी विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीत नहीं पाई है। 1995 के बाद से आज तक उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन अगर था तो पिछला ही 2017 का चुनाव। लेकिन इन सब के बीच क्या सेल्फ गोल करने की ये कोशिश है या फिर माना जाए अपने कोर वोटरों को रिझा पाने में अपने इन बयानों के जरिए कांग्रेस पार्टी कामयाब रहेगी? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जिग्नेश मेवाणी जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के इस वक्त मौजूद हैं। आसिम वकार साहब जो कि AIMIM के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और संगीत रागी जी भी आ चुके हैं स्टूडियो में। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले आज की शुरुआत जिग्नेश मेवाणी जी आपसे ही करते हुए, गौरव भाटिया जी तक आवाज नहीं जा रही है, जल्दी से ठीक कराएंगे हम। जिग्नेश मेवाणी जी, तीस्ता सीतलवाड़ जिनको मजलूमों का मसीहा आप करार दे रहे हैं, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में आई टिप्पणी सुनी आपने? किस तरह के गंभीर आरोप लगे हुए हैं तीस्ता सीतलवाड़ पर, जिसको लेकर बीजेपी ने आप लोगों को कटघरे में खड़ा किया है? जिग्नेश जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? ऐसा लग रहा है उन तक आवाज नहीं जा रही है। गौरव भाटिया जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए अपने मेहमानों के पास हम जाएंगे, उसके पहले आपको बताते चले कि किस तरह की स्थिति रही है। चूंकि गुजरात में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसके ठीक पहले कांग्रेस नेताओं की ओर से जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। फिलहाल हिंदुवादी संगठनों ने कांग्रेस पार्टी के गुजरात दफ्तर का क्या हाल किया, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल गुजरात कांग्रेस प्रमुख जगदीश ठाकुर की ओर से कहा गया कि देश की संपत्ति पर पहला हल अल्पसंख्यकों का है। मनमोहन सिंह इस बात को पुरजोर तरीके से कहते थे और वही बातें मैं भी दोहरा रहा हूं। स्टूडियो में आ चुके हैं संगीत रागी जी। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, जिग्नेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जिग्नेश मेवाणी जी, ठीक है। मेरा सीधा से सवाल, जिस तीस्ता सीतलवाड़ को आप मजलूमों का मसीहा बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर बेहद गंभीर आरोप हैं, जेल के भीतर हैं वो, आपको क्यों लगता है कि गुजरात में गरीबों की आवाज बनने का काम उनकी ओर से किया गया है, इतने गंभीर आरोपों के बाद भी? जिग्नेश, जब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दलितों के घर जले, जब गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई हुई, जब महाराष्ट्र में किसान सुसाइड कर रहे थे, जब मजदूर अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लेकर ट्रेड यूनियन के जरिए सड़कों पर उतरे थे, दलितों का मामला हो, मुसलमानों का हो, आदिवासियों का हो, जो व्यक्ति, जो इंसान, जो एक्टिविस्ट सारे मजलूमों के साथ खड़ा है, मैं उसके कंट्रीब्यूशन को सैल्यूट कल भी करता था, आज भी करता हूं और कल भी करूंगा। सरकार गिराने के गंभीर आरोप है उनके ऊपर कि किस तरह से साजिश रची जा रही थी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ। आरोप तो मेरे खिलाफ भी लगे थे। धवल पटेल नाम के गुजरात के पत्रकार को राष्ट्रद्रोही बना दिया। भाजपा में जुड़े हुए साथी हार्दिक पटेल को कल तक यही भाजपा राष्ट्रद्रोही कहती थी। मुझ पर गलत इल्जाम लगाकर 2500 किलोमीटर दूर आसाम लेके गए। इल्जाम लगने से क्या होता है? डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार के दामाद डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े को यही भाजपा की सरकार ने भीमा कोरेगांव के केस में नक्सली बताकर सालों से जेल में डाल के रखा है। इल्जाम से क्या होता है?
उनके ऊपर तो यहां तक आरोप लगे हैं कि हलफनामे में अंग्रेजी में लिखती थी ताकि जो गरीब मुसलमान है उसकी बात उनको समझ में नहीं आए और फिर दस्तखत करवा के वो आगे बढ़ती थी। लगने दीजिए, फर्जीवाड़ा करने के आरोप लगे हुए हैं तीस्ता सीतलवाड़ पर। गरीबों की, मजदूरों की, दलितों की, मुसलमानों की, आदिवासियों की, वंचितों की एक मजबूत आवाज है। और जिस प्रकार से वे पिछले 10 साल के दौरान गुजरात में पीड़ितों के साथ खड़ी रही, इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनके इस कंट्रीब्यूशन को, उनकी इस लड़ाई को एक से ज्यादा बार अप्रिशिएट किया है। लेकिन अब जाकर देखिए बीजेपी की सरकार तो इतने सालों से है। जिग्नेश मेवाणी, आप लोग आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर कि दरअसल विरोधियों की आवाज को दबाने का, कुचलने का वो काम करती है। 1995 से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, 2014 से देश में मजबूत नरेंद्र मोदी की सरकार है। अगर ये काम 2022 में करना रहता, ये तो उनके लिए पहले भी करना बहुत आसान था। तो पिछले 7 साल से ये यही कर रहे हैं ना। बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार के दामाद आनंद तेलतुंबड़े को जेल में डाल दिया, सुधा भारद्वाज को जेल में डाल दिया, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे किए, तीस्ता जी को टारगेट किया, संजीव भट्ट को टारगेट किया। जो लोग भी सत्ता के खिलाफ है, वो पत्रकार हो, वकील हो, एक्टिविस्ट हो, विपक्ष के नेता हो, सभी को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, क्या हमारे साथ गौरव भाटिया जी जुड़ चुके हैं? सुनिए, मोहम्मद जुबैर के साथ जो हुआ, एक ट्वीट करने पर जिस आदमी ने लगातार भाजपा और आरएसएस के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज किया, मैं मानता हूं इंडियन डेमोक्रेसी में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, उनको भी आपने जेल में डाल दिया। ठीक है, लेकिन अल्पसंख्यकों को लेकर, मुसलमानों को लेकर कांग्रेस के नेताओं का जो बयान सामने आ रहा है उस पर मैं आपसे सवाल पूछूं, लेकिन जिस तरह के गंभीर आरोप आपने सरकार पर लगाए हैं, गौरव भाटिया जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरा सीधा सा सवाल है, वो कह रहे हैं कि जो गरीबों की आवाज को उठाने का काम करता है सरकार, उसके खिलाफ बदले की कार्रवाई करती है। जवाब दीजिए। तीस्ता सीतलवाड़ को वो बता रहे हैं मसीहा है, वो गरीबों की आवाज को बुलंद करने का काम किया और गलत तरीके से बीजेपी ने फंसाया है उनको। चित्रा जी, देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये है, इन लोगों को सर्वोच्च न्यायालय पे ही क्यों नहीं विश्वास है? सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट अगर पढ़ा होता जिग्नेश जी ने, तो शायद इस तरह की बातें यहां ना करते। बड़े जिम्मेदार नागरिक लगते हैं ये। और दुख की बात यह है कि इनको खुद भी बेल न्यायपालिका ने ही दी है। जब न्यायपालिका इनको बेल देती है तो अच्छी होती है, जब तीस्ता सीतलवाड़ का असली कुछ चरित्र सामने आता है तो ये लोग जो है उससे बिफर जाते हैं और इस तरह के अनर्गल बयान देते हैं। आप मुझे ये बताइए, जो औरत इकट्ठी की हुई राशि जो कि वहां पीड़ित परिवारों के लिए थी, उससे वाइन करती है, पार्टी करती है, उसको ये सल्यूट करते हैं। वाह वाह, बड़ा अच्छा सल्यूट है। जो महिला खुद आज एक आरोपी है, उसको ये सल्यूट करते हैं, ये बड़ा अच्छा है। और देखिए, दुख की बात क्या है, ये सद्भावना शिविर में होता है। सद्भावना शिविर में जो गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जगदीश ठाकुर, वो याद दिलाते हैं कि मनमोहन सिंह जी ने कहा था देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है। मतलब गुजरात में चुनाव आने वाले हैं, जानते हैं ये हारेंगे, तो सांप्रदायिकता का जहर वहां फैला दो। दूसरी बात मैं ये पूछता हूं, हर घर तिरंगा, हम लोग एक अभियान चलाते हैं, तिरंगे को सल्यूट होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करने लगती है। तो हम कहते हैं हर घर तिरंगा और ये लोग कहते हैं हर घर अफजल निकलेगा। कितने अफजल मारोगे, हर घर अफजल निकलेगा, ये इनकी सोच है। इनसे ये पूछिए, सर्वोच्च न्यायालय पे आपको विश्वास क्यों नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय पर क्यों नहीं है? जिग्नेश मेवाणी जी की बेल रिजेक्ट हुई है। बिल्कुल, और यहाँ पर अगर हम देखें तो पिछले ही महीने उस आरएसएस ने पिछले 60-70 साल कभी तिरंगा नहीं लहराया, स्वतंत्रता के सवाल का उत्तर दीजिए, नहीं जाइए। स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ गद्दारी की, सर्वोच्च न्यायालय के बात का उत्तर दीजिए पहले। आपके मोदी जी ने खुद का नाम लगा दिया, सरदार पटेल साहब का नाम निकाल कर गुजरात के क्रिकेट स्टेडियम पे। शर्मिंदगी महसूस करिए थोड़ा। तिरंगे वाली तस्वीर जो आप सिखाएंगे हमको तिरंगा के सम्मान कैसे करना? मैं उत्तर देता हूँ। 60-70 साल आप कभी सम्मान किए तिरंगे का? ठीक है, जरा मेन मुद्दे पर आ जाते हैं जिस पर इस वक्त डिबेट करने के लिए हम बैठे हैं गुजरात में। ठीक है गौरव भाटिया जी, मेन मुद्दे पर, तिरंगे पर हम लोग आ जाएंगे, अहम मुद्दा है, लेकिन मेन मुद्दे पर गुजरात को लेकर जिस तरह की टिप्पणी जगदीश ठाकुर की ओर से सामने आई है, जो सवाल आपने उठाए थे, जरा जिग्नेश मेवाणी जी, क्या देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का होना चाहिए? सीधा सा सवाल, क्या है कांग्रेस पार्टी का स्टैंड? संसाधनों के ऊपर जो गरीब है, मजदूर है, मजलूम है, श्रमजीवी है, उन सभी का अधिकार होना चाहिए।
लेकिन यदि उसमें जो गरीब तबके हैं, और अल्पसंख्यक से मतलब केवल मुसलमान नहीं होता, पारसी भी होता है, बुद्धिस्ट भी होता है, जैन भी होता है, ये सारे समुदाय के लोगों को लेकिन सारे यदि समुदाय के प्रायोरिटी बीच तो मिले नहीं तो पहुंचे थे भाजपा ना के लोगों को जगदीश तकलीफ ठाकुर क्या जी। है? जगदीश जी तो पहुंचे थे मुसलमानों के बीच में, माइनॉरिटी और वहां हो, पर जाकर इस तरह की मेजॉरिटी बातें हो, वो करते हैं। दलित हो, नॉन सबके दलित साथ हो, की बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग? इस क्या मुल्क के मुस्लिम संसदों के तुष्टिकरण ऊपर से गुजरात का किसानों और इलेक्शन मजदूरों जीतेगी का कांग्रेस सबसे पहला पार्टी? अधिकार बीजेपी है। ये सवाल पूछ रही है। अरे बीजेपी वाले बहुत कुछ सवाल पूछेंगे, वो पूछते रहे। सारे संसाधन लेकर नीरव मोदी और मेहुल चोकसी, विजय माल्या सारे लोग भाग गए, तब आपको चिंता नहीं हुई? गौरव भाटिया राम जी, के नकली भक्तों, तब आपको चिंता नहीं हुई? गौरव भाटिया जी, चलिए, देखिए, दो सवाल पूछे गए। पहला सवाल तो मैंने इनसे पूछा, सर्वोच्च न्यायालय में आपकी आस्था क्यों नहीं है? इन्होंने उत्तर नहीं दिया। दूसरा मैंने इनसे सवाल ये पूछा कि ये मुसलमानों का पहला हक है संसाधनों पे, कोई उत्तर नहीं मिला, इधर उधर घुमा दिया। और इसकी वजह क्या है? ये तो नेता हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन राहुल गांधी जो इनके नेता हैं वो तो कबूल चुके हैं कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है, पहला। दूसरा, इन्होंने कहा अल्पसंख्यकों का। कांग्रेस मनमोहन सभी सिंह की जी पार्टी ने है। जब लाल हिंदू हो, किले से मुसलमान अपनी हो, बात सिख हो, रखी ईसाई थी, हो, बीच में ना किसान हो, बीच में। मजदूर हो, सबकी चित्रा जी, पार्टी। बीच एक में बार ना उनकी बोलो। बात हो जाए शांत, जिग्नेश जी, शांत। आप बोलिएगा, ठीक है। के ऊपर किसानों शांत। का, तो मजदूरों तो आपके का नेता इस तरह के सबका बयान क्यों अधिकार देते है। हैं जिस पर इतना बवाल मचता है? यही तो सवाल है। अगर देश के गरीबों का पहला हक होना चाहिए तो अल्पसंख्यक शब्द का जिक्र बार बार क्यों होता मैं है? अपनी बात पूरी गरीबों कर ठीक लूं। है, एक बार गौरव भाटिया जी की बात खत्म हो जाए, फिर मैं आऊंगी इस सवाल के साथ आपके पास। चलिए। गौरव भाटिया जी, मोदी जी, आरएसएस और भाजपा चाहते हैं कि संसाधनों के ऊपर अधिकार केवल कॉर्पोरेट्स का हो, ठीक है, जवाब ले लेते बिजनेस हैं, हाउसेस का हो। जवाब ले आप लेते हैं। शांत कराइए चित्रा जी, कोई भी सार्थक चर्चा इस तरह से बोलिए नहीं हो बोलिए सकती गौरव है। जी, बोलिए। प्लीज। और अगर कोई घबरा रहा है तो बीच में टोकता है, वरना नहीं टोकेगा, सुनेगा, बात का उत्तर देगा। देखिए, इनके मुंह से निकला कि अल्पसंख्यक जो गरीब होंगे, मनमोहन सिंह जी ने तो मुसलमान बोल दिया था, चेक कर लीजिएगा स्टेटमेंट। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर हिंदू जो बहुसंख्यक है गरीब होगा तो उसके लिए कुछ नहीं है आपकी पार्टी के पास? फर्क क्या है? ये लोग करते थे तुष्टीकरण की राजनीति। गलत बयानबाजी नरेंद्र मत मोदी करिए। जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बदलाव ये लाया। शांत कराइए प्लीज। देखिए चित्रा जी, मैं नहीं फिर बोलेंगे, कहूंगा, बोलिए बोलिए बोलिए, आप ऐसा बोल कोई लीजिए, फिर गेस्ट जिग्नेश जी मत बोलेंगे, बुलाया ठीक है, आराम करिए से, ठीक है। जो बार बार बीच में टोके। नहीं बोलेंगे, वो देखो। अपनी बात पूरी कर लीजिए, दो और लोग इंतजार कर रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा बदलाव भारतीय राजनीति में लाया है, और वो क्या है कि हम तुष्टीकरण नहीं करेंगे, हम सशक्तिकरण करेंगे, और सबका करेंगे, धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं होगा, और यही इनको अखरता है। लेकिन दुख की बात यह है, तीस्ता सीतलवत जो एक आरोपी है, सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट पढ़े, उसको सल्यूट करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो चुना हुआ है उसको कहते हैं चौकीदार चोर है। आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बुला देते हैं। ये इनका चरित्र दिखाता है कि वोटों की राजनीति के लिए ये किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। मुसलमानों के लिए क्या अलग घोषणा पत्र भी लेकर आएगी जिग्नेश मेवाणी जी कांग्रेस पार्टी गुजरात के लिए, जो आपके अध्यक्ष कह रहे हैं गुजरात के? कांग्रेस गुजरात के किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर, दलितों को लेकर, आदिवासी को लेकर, महिलाओं को लेकर, माइनॉरिटीज को लेकर, सबको लेकर घोषणा पत्र लेकर आएगी। इस मुल्क के संसाधनों में सबका बराबरी का हिस्सा होगा। आपके अध्यक्ष की ओर से लेकिन ये यदि बातें उसमें क्यों कही किसी जा पे रही हैं? फोकस फिर करना है तो वो गरीब मुस्लिम तबके रहेंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण तरह क्यों नहीं corporate माना जाए? housing अगर quality कांग्रेस ठाकुर को हटाइए के फिर। गुजरात अध्यक्ष इस तरह का बयान देते हैं तो मुस्लिम तुष्टीकरण इसको क्यों नहीं माना जाए? और जिग्नेश जी, चूंकि बहुत हटाइए। जरूरी है आंकड़ों के साथ बात करना, मेरे साथ दो और मेहमान हैं, मैं फौरन आऊंगी आसिम वकार साहब आपके पास, संगीत रागी जी, लेकिन उसके पहले जरा आंकड़े रख देते हैं सामने। गुजरात असेंबली इलेक्शन 1995 में बीजेपी 121 सीटें जीतती है, कांग्रेस 45। उसके बाद सबसे ज्यादा सीटें अगर कांग्रेस पार्टी की आती है 95 के बाद तो 77 सीटें आती हैं 2017 के इलेक्शन में, और बीजेपी जीतती है 99। लेकिन वहीं जब लोकसभा की बात करें तो पिछले 2 बार से पूरी की पूरी 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है। 1996 से लेकर आज तक लगातार आपके ऊपर बहुत बड़ी बढ़त भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है। इसका तो सीधा सा मतलब है ना जिग्नेश मेवाणी जी कि बीजेपी जो समझाती है वो जनता को समझ में आता है। आप लोगों का चाहे ये मुस्लिम तुष्टीकरण हो, चाहे आप लोग जो भी वायदे करते हैं, जनता उसको सिरे से खारिज कर रही है, और इसको करते हुए 3 दशक से ज्यादा का वक्त हो चला है। भाजपा आरएसएस जैसे कट्टरपंथी लोगों का तुष्टीकरण करती है, हम किसी का तुष्टीकरण नहीं करते। हम सबको साथ लेकर चलेंगे, सबको साथ लेकर चलते आए हैं।
यही कांग्रेस ने इस देश में IIM बनाए, IITs बनाए, इसरो खड़ा किया है, सेप्ट यूनिवर्सिटी बनाया है, NID बनाया है, ये सारे इंस्टीट्यूट खड़े किए हैं। और ये संसाधनों में सारे जाति और धर्म के लोगों का सही बंटवारा होगा। लेकिन यदि उसमें प्रायोरिटी की बात आती है तो जो गरीब है, श्रमजीवी है, मजदूर है, मजलूम है, पिछड़ा है, उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। गरीब में तो ऊंची जातियां, नीची जातियां, हर एक धर्म तो के लोग आ जाएंगे, उनको भी मिलना उसमें चाहिए, सिर्फ मुस्लिम उनको तो भी आएंगे मिलना नहीं, चाहिए, उसमें से उनको तो भी स्कोप है। आपके अध्यक्ष ने क्या गलत बयानी की है जगदीश उनके मेवाणी? उनके साथ भी संसाधनों का बंटवारा आपकी होगा। बातों से लग रहा है कि आपके अध्यक्ष जो है वो गलत बोल गए। बिल्कुल ही नहीं। मेजोरिटी हो, माइनॉरिटी हो, दलित हो, नॉन दलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबका इस मुल्क के संसाधनों में सही बंटवारा होना चाहिए। मुसलमान नाम लेकर बोला है, बिल्कुल नहीं कहा। अब देख लीजिए दोबारा, इस वीडियो को प्ले करिए। मैं कल दोबारा 5 बजे बैठने को तैयार हूं। तो क्या कहना चाहते थे वो? यही कहना चाहते हैं कि इस देश के जो भी संसाधन है, गुजरात के जो भी संसाधन है, जिसमें जो गरीब और मजलूम लोग हैं, उनको प्रायोरिटी ज्यादा मिलनी चाहिए। गरीब शब्द भाजपा का की यही लाइन नहीं है। गरीब सारे शब्द का तो संसाधन इस्तेमाल ही नहीं किया ना। मुझे लग रहा है कि जगदीश ठाकुर का बयान सुना देते हैं, उसके बाद में आ जाऊंगा आपके पास। जगदीश मेवाणी जी, ठीक है, कंफ्यूजन तुरंत दूर कर देते हैं, कल तक का क्यों इंतजार करना। जगदीश ठाकुर, गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष, एक बार सुन लेते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसका है, इसको लेकर किस तरह का बयान उनकी ओर से दिया गया जब मुसलमानों के एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जगदीश ठाकुर पहुंचे हुए थे। सुनिए। ડંકાની ચોટ ઉપર આ દેશના પ્રધાનમંત્રી એમ કહેતા હતા કે આ હિન્દુસ્તાનની તિજોરી ઉપર સૌથી પહેલો અધિકાર માયનો આ દેશનો કોંગ્રેસનો પ્રધાનમંત્રી ડંકાની ચોટ ઉપર એ જ બોલવાથી કેટલું નુકસાન થયું એ પણ કોંગ્રેસને ખબર છે। आपको बताते चले, ये मुसलमानों का कार्यक्रम था, मुस्लिम समुदाय की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया था, वहां पर यह बयान उनकी ओर से दिया जाता है। और अध्यक्ष जी यहीं पर नहीं रुके, आगे बढ़ते हुए मनमोहन सिंह के बयान को भी, जिसको कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती है कि वो तोड़ मोड़ कर पेश करती है, उसके बयान का भी समर्थन करते हुए जगदीश ठाकुर जी यहां पर नजर आए। जगदीश मेवाणी जी, कल तक का क्यों इंतजार करना? मुसलमानों का कार्यक्रम था, वहां पर इस तरह का बयान उनकी ओर से दिया गया है, इसका सीधा सा संकेत है, इधर उधर की क्यों बात करना? अरे लेकिन माइनॉरिटीज से मतलब पारसी भी होता है, बुद्धिस्ट भी होता है, जैन भी होता है। कितने वोट हैं? भाजपा को क्या तकलीफ मांगने के लिए है इन सारे समुदायों की ओर थोड़े संसाधन जाए, पूंजीपतियों की ओर संसाधन ना जाए या कम जाए, तो भाजपा को क्या दिक्कत होती है? सारे संसाधन मुसलमानों के पास जाने चाहिए। बिल्कुल ही नहीं। मैं कहा ऐसा कहा? हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार युवा हो, महिला हो, सबके बीच में संसाधन जाने चाहिए। गौरव भाटिया जी, इस पर आप जवाब दीजिए। वो बार बार पूंजीपतियों का हवाला देकर कह रहे हैं कि बीजेपी दरअसल चाहती नहीं है कि गरीबों की आवाज मजबूत हो। इतनी संसाधनों की चिंता थी तो नीरव मोदी को, मेहुल चौकसी को, मालिया जी को, सबको रोकना चाहिए था ना। ठीक है, मैं 2 बातें करूंगा। लंच और डिनर मोदी जी उनके साथ बहुत साल पहले किए। तो आप ठीक है, अब जवाब सुन लेते हैं। जब आप बोल रहे थे वो चुप थे, अब जवाब सुन लेते हैं। क्यों नहीं शांत हो पाते भाई? हो गए, शांत हो गए। शब्दों में क्या ताकत नहीं है? क्या शब्दों में ताकत नहीं है? घबरा जाते हैं। देखिए, पहले आपने एक बात कही कि जनता नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास करती है, भाजपा पे करती है। उसकी वजह है क्योंकि जब चित्रा जी 200 करोड़ टीके मुफ्त में लगते हैं तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं देखते हैं। अच्छा, मुसलमान हो टीका लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब 2 साल तक मुफ्त राशन मिलता है तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं देखा जाता है। 9 करोड़ गैस के सिलेंडर जाते हैं तो हर महिला का सशक्तिकरण होता है। जब 11 करोड़ टॉयलेट मिलते हैं तो सबको मिलते हैं, भेदभाव नहीं होता है। ये फर्क है। और इन्होंने कहा हम सबको साथ में लेके चलते हैं। हाँ, 84 के दंगों के जो दोष सिद्ध आरोपी हैं सज्जन कुमार, उनको साथ में लेके आप चले, जगदीश टाइटलर को लेके चले, ये हम जानते हैं। और अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो मनमोहन सिंह जी ने क्यों नहीं बोला था कि भाई मुसलमानों के लिए भी है, सिखों के लिए भी है, ईसाइयों के लिए भी है, जैन बौद्ध के लिए, पारसी के लिए? नहीं बोलेंगे क्योंकि इनको मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखना है। ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया जाता है, ये विरोध करते हैं। शाहबानो का जजमेंट आता है, उसको पलट देते हैं। ये है इनकी तुष्टीकरण की राजनीति और ये सुधरने वाले नहीं है जब तक कि ये खत्म ना हो जाए।
क्या इसके जरिए गुजरात की जनता से वोट मिल पाएंगे कांग्रेस पार्टी को? इस सवाल पर मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले आसिम वकार साहब सीधे आपके पास आते हुए, अगर गुजरात में कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यकों को यानी कि मुसलमानों को खासतौर से लुभाने की कोशिश कर रही है, तो क्या आप लोग ये मानकर बैठे हुए हैं कि दरअसल वहां पर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से डर गई है कांग्रेस पार्टी, इस वजह से पहले से ही कर रही है तैयारी? देखिए, ओवैसी साहब चुनाव लड़ेंगे तो कंफर्म है, और इंशाल्लाह गुजरात में जीतेंगे भी। हमारे अध्यक्ष जनाब साबिर काबलीवाला साहब बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी मैं देते बहस आपको, बाकी लोगों को इस बात पे, गौरव जी को खाली बात पे याद है कि इस ऑडियो कट देश की जो संसाधन है उसके ऊपर अल्पसंख्यकों का हक क्यों कह दिया गया? तो आप मुसलमान नाम हटा दीजिए, लगी छोड़कर। अभी मैं देख रहा था किसको कितना 11 लाख करोड़ रुपए देश में माफ किए गए हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा पूंजीपतियों को। उसमें कितने मुसलमान हैं जिनका आपने माफ कर दिया? न जाने कितने लोग रुपया लेकर भाग गए, कोई 10,000, 20,000, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ भागे जा रहे हैं ले लेकर। उनमें से एक मुसलमान बताइए जो लेकर भाग गया। मुसलमान ने कौन सा गुनाह कर दिया है? आप ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों में से मुसलमान नाम हटा देना चाहिए, बाकी लोगों को रखना चाहिए। संगीत रागी जी लोग भी तो यही चाहते हैं, इनका कहना रहता है कि संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि वैसे ही हटा देना चाहिए। मैं आऊंगी सवाल के साथ, लेकिन पहले अपनी बात पूरी कर रहा हूं। आप भी यही कहना चाह रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुसलमान कितने रुपया लेके भागे हैं देश का? विदेश में जो लोग रुपया लेके भागे उन पे बहस क्यों नहीं कर रहे हैं आप? वो किसके रिश्तेदार हैं? आप सुबह बता दिया करिए कौन से टॉपिक पर बहस करना है। सुबह मैसेज कर दिया करिए आसिम वकार साहब कि टीवी पर डिबेट कौन से मुद्दे पर होनी चाहिए, एमआईएम क्या चाहती है। पूंजीपतियों का माफ किया जा रहा है, कैसी बातें करते हैं सर आप लोग? नहीं किया जा रहा है, इस पर टीवी डिबेट किस पर हो, इसको लेकर आप यहाँ पर एंकर को, आपकी बातों में नहीं उलझते हुए। संगीत रागी जी, आसिम वकार साहब को लग रहा है आप लोगों की जुबान बोल रहे हैं, आप लोग तो खुश होते हैं ये कहते हुए कि अल्पसंख्यक तो है नहीं, मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा है। और ये जो जगदीश ठाकुर की ओर से कहा गया है उस पर आपकी टिप्पणी। आ रही आसिम वकार साहब, मुझे लग रहा है उनका नेटवर्क थोड़ी दिक्कत कर रहा है, प्लीज उसको तुरंत दुरुस्त कराइए। आसिम वकार साहब आ रही है। देखिए, मैं 3 बातें कहूंगा। जैसे ही आप अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात करते हैं, अल्पसंख्यक अपनी आइडेंटिटी को लेकर के यदि लड़ाई लड़ेगा तो बहुसंख्यक अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ेगा। इसीलिए सबसे पहला है कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक चीजें खत्म होनी चाहिए, और मैं तो अल्पसंख्यक आयोग के खिलाफ हूं। अल्पसंख्यक आयोग होना ही नहीं चाहिए। एक दूसरी बात, मैं सरदार पटेल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स था मैं उसकी जिक्र कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि जो माइनॉरिटी देश पर विभाजन थोप दे उसे हम माइनॉरिटी और कमजोर अल्पसंख्यक नहीं कह सकते हैं। 23% मुस्लिम आबादी थी जिसने भारत पर विभाजन थोप दिया था। आज के दिन में मुस्लिम आबादी 18% के आसपास है, जो 9.6% 1947 में विभाजन के पश्चात रह गया था। तो इस तर्क के आधार पर भी मैं कहना चाहता हूं 200 ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हो गए हैं। ये जो बातें ठाकुर ने कही हैं, जरा उस पर भी आप, हाँ, अगर मैं उस पर भी मैं जिक्र कर रहा हूं। अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार होना चाहिए तो क्या दिक्कत है? देखिए, मैं ऐसा इसलिए है, दिक्कत है कि जैसे ही आप ये सब बातें कहते हैं, आप किसके बीच में जाकर के बोल रहे हैं? गुजरात के इलेक्शन में 3 मुसलमानों के खरीदार हो गए हैं। एक आम आदमी पार्टी चली गई है, दूसरा AIM चली गई है, और तीसरा कांग्रेस तो शाश्वत रही है। कांग्रेस को नहीं चाहिए, सुनिए ना, कांग्रेस तो अपनी, मुझे लगता है 13वीं कराने के लिए एकदम उतारू है। राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस की 13वीं हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि 10% यदि मुसलमानों की वोटों की यदि वो राजनीति करते हैं तो उसका रिएक्शन हिंदू समाज के अंदर गुजरात में होगा। 2017 में जनेऊ पहन लिया था तो मुश्किलें खड़ी कर दी थी बीजेपी के लिए। देखिए राहुल गांधी ने उस समय लगा था, कुछ हिंदुओं को लगा था कि वाकई जनेऊधारी हो गया है क्या, लेकिन अब तो वो पूरा खुल गया जब वो जाकर के मौलाना के साथ समझौता कर लिए। बंगाल में चुनाव के समय पता लग गया, ऐन मौके पर भाग जाते हैं। मथुरा और काशी के लिए हिंदुओं के साथ नहीं खड़े होते हैं, तो उनका जनेऊ खुल गया। मैं जो मुद्दे की बात कर रहा हूं, अगर वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं कि आप लोग हिंदू तुष्टीकरण नहीं करते हैं, मुसलमानों की क्यों नहीं बात करते हैं आप लोग? देखिए, इस देश में आप हिंदू तुष्टीकरण मत कीजिए, मुस्लिम तुष्टीकरण भी मत कीजिए, आप मानवता के लिए सिर्फ काम कीजिए ना। आप तो मुस्लिम तुष्टीकरण ही, आपने विभाजन करवा दिया इस देश का, उसके बावजूद भी मुस्लिम तुष्टीकरण से आप बाज नहीं आ रहे हैं।
मुस्लिम मोर देन इक्वल है इस देश में। आप जो संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स दिया जाता है, उनकी जो संस्थाओं को चलाने का अधिकार दिया गया है, वो हिंदुओं को नहीं दिया गया है। आप उसका नाजायज आप कहते हैं संगीत रागी जी, वो रात के अंधेरे में जाके कांग्रेस के दफ्तर में क्या जरूरत थी कालिक पोतने की? ये कौन से हिंदुवादी संगठन है जो छिप छिप के चोरी छिपे जाते हैं, वीडियो बनाते हैं और वहां पर कालिक लगाते हैं? देखिए, वो कम से कम सरतन से जुदा ऐसी भाषा का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं। वो एक सामान्य प्रतीकात्मक ये कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो उन लोगों के साथ खड़ी हो जाती है जो सरतन से जुदा करने की बात करते हैं, उनके साथ जाकर के खड़ी हो जाती है। आप जरा बताइए कि मध्य प्रदेश के चुनाव में वो वाकया याद कीजिए कि कमलनाथ जाकर के मुसलमानों के बीच में जाकर के कहते हैं कि भाई आप 90% मुसलमान निकलो तब हम चुनाव जीतते हैं। राहुल गांधी मुसलमानों के बीच में जाकर कहते हैं हम तो आप ही की पार्टी हैं। और उनको यह सिखाया गया था 2019 के चुनाव में कि देखिए आप प्रो हिंदू सॉफ्ट हिंदुत्व लीजिए, क्योंकि हिंदुओं के वोटों को तोड़ने के लिए हम तो आपके साथ हैं, हम मुसलमान तो आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन हिंदुओं के वोटों को सॉफ्ट वोटों को तोड़ने के लिए मेरा सवाल भी है जनेऊ पकड़ लीजिए। आपसे सवाल यह है कि 2012 के बाद गुजरात में ही मुसलमानों की वोट भी बीजेपी को मिलने लगे हैं, तो इस बात का डर भी है क्योंकि अब तो MIM दूसरी तरफ आ गई है, आम आदमी पार्टी, तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, और वहीं पर मजबूत भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है आप लोगों के सामने। तो ये डर है जिसकी वजह से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। किसी का डर नहीं है, हम लोग खुलकर लड़ेंगे, डंके की चोट पर लड़ेंगे। एक नूतन नए गुजरात का ब्लूप्रिंट लेकर आएंगे, सारे जाति और धर्म के लोगों को साथ में लेकर चलेंगे। यही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, यही इस मुल्क के संविधान की विचारधारा है। और भाजपा के प्रवक्ता को जाते जाते इतना पूछना चाहूंगा, हम तो सबको साथ में लेकर चलते हैं, लेकिन यदि आप सचमुच हिंदू हितों के रखवाले हो तो कोरोना में ABVP, RSS और भाजपा के आपके लोग, आपके पेज प्रमुख के जो रिश्तेदार बन गए, उनको कम से कम 4-5 लाख का कॉम्पेंसेशन जिसकी डिमांड राहुल गांधी कर रहे हैं, दे के दिखलाइए ना। ये तमाम बातें जो आप लोग करते हैं जिग्नेश मेवाड़ी जी, जनता को समझ में क्यों नहीं आती है? कांग्रेस पार्टी का सिकुड़ता हुआ ग्राफ क्या कहता है जिग्नेश मेवाड़ी जी? आप दलित नेता हैं, दलितों की आवाज को उठाते हैं, लेकिन बड़ी तादाद में जो दलित आबादी है वो बीजेपी को वोट करती है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? लोग, उनके पन्ना प्रमुख के रिश्तेदार जो मर गए कोरोना में, उनको तो कॉम्पेंसेशन दिखाइए। ठीक है, अब मैं आपके पास आऊंगी। गौरव भाटिया जी, संगीत रागी को देखिए मैं बस एक छोटी सी टिप्पणी, देखिए कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है कि भाई कोरोना के समय राहुल गांधी की बात क्यों नहीं माने, डिमोनेटाइजेशन, इंडस्ट्री पर राहुल गांधी। अरे राहुल गांधी इतने ही ज्ञानवान होते तो अपनी पार्टी तो संभाल लें। वो अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी किसी विचार से सहमत नहीं होती, ये अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी उनके ज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, उसका जो विरोध कर रहे हैं, तो मान लीजिए जैसे एक समय में हम कहते थे वामपंथी जिसका विरोध करे, मान लीजिए देश सही रास्ते पर चल रहा है, तो राहुल गांधी जिस चीज का विरोध करें, मान लीजिए देश उस रास्ते पर। गौरव भाटिया जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन जिग्नेश जी, संगीत रागी के इन बातों पर जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो भी बात कहते हैं सरकार उसके खिलाफ अगर अपनी अलग दिशा ले, इसका मतलब वो सही रास्ते पर जा रही है। मेरी बात का जवाब देना, कांग्रेस पार्टी, हम लोग और राहुल गांधी जी एक साथ मिलकर ये जो डिमांड कर रहे हैं कि हिंदू हो या मुस्लिम, जो भी कोरोना में मारे गए उनको 4 लाख को कॉम्पेंसेशन दीजिए। आपको क्या दिक्कत है, क्यों नहीं दे रहे? यदि आपका नारा सचमुच है कि सबका साथ सबका विकास, यदि सचमुच आप सभी के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, भाषण देते समय नेता जब पब्लिक के बीच में बैठते हैं तो बोलना चाहिए ना सबको दें, तो क्यों बोलते हैं कि सिर्फ अल्पसंख्यकों को दें और बाकी बहुसंख्यक कहाँ जाएगा? वो किसी और देश से मांगेगा, किसी और राज्य से। इस मुल्क के संसाधन में सबका बंटवारा होना चाहिए। लेकिन ये जो हिंदू बात का जो दावा करते हैं, इतना करके दिखाइए ना। गौरव भाटिया जी, इस पर आप जवाब दीजिए। सिंवकार साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास, थोड़ा नेटवर्क की भी दिक्कत आ रही है सिंवकार साहब। गौरव भाटिया जी, वो कह रहे हैं कि बार बार राहुल गांधी अहम मुद्दों को उठाते हैं लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती है। उनकी बातों पर टिप्पणी आपकी। आपके नेताओं के लिए जो लोग पन्ना प्रमुख बनकर काम कर रहे हैं, वो हिंदू लोग जिनके रिश्तेदार कोरोना में मारे गए, दीजिए उनको। अच्छा नहीं लगता। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप जिसको भी बुलाएं कम से कम उसमें इतनी विनम्रता हो कि वो सबकी बात सुने। ऐसा लगता है इन लोगों को वर्बल डायरिया है, ये अपनी बारी में भी बोलते हैं और हमसे प्रश्न वो नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे। बोलिए गौरव भाटिया जी। इतने कंफ्यूज क्यों हैं आप? शांत हो जाइए प्लीज प्लीज प्लीज, बोलिए। हाँ, धन्यवाद। हाँ, देखिए राहुल गांधी क्या मुद्दे उठाएंगे? अभी तक तो वो खुद अपनी निद्रा से नहीं उठे हैं। उनको तो ये भी नहीं पता है कि पार्लियामेंट में क्या बोलना है। गरीबों की बात कर डाली इन्होंने। जवाहरलाल नेहरू ने कहा गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ,
राजीव गांधी ने कहा गरीबी हटाओ, सोनिया गांधी ने कहा गरीबी हटाओ। जनता ने इनको ही हटा दिया क्योंकि जानते थे कि ये छल कपटी हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। गुजरात की बात कर लेते हैं। ये लोग क्या जो अनुसूचित जनजाति है उनके लोगों का भला करेंगे। द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी है, हर के लिए गर्व की बात है, लेकिन इन्होंने तो उनका भी विरोध किया। ये क्या बात करेंगे एसटी कम्युनिटी की? आप बताइए क्या यहाँ मांग करेंगे? जी जवाब प्लीज बीच में मत बोलिए। उनकी बात पूरी हो जाए फिर आपसे बात पूछेगा जगनीश जी। ठीक है, बोलिए मिस्टर गौरव मेवानी, अच्छा नहीं लगता? हाँ, देखिए इनके दोहरे मापदंड ये हैं, ये कहीं सरकार बनाते हैं ना तो जनता इनको लात मार के भगा देती है, दोबारा नहीं आते हैं। 5 विधानसभा चुनाव हुए, पंजाब में ये हार गए, भाजपा 4 जगह सरकार थी, चारों जगह आई। गुजरात में 6 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 10 एमएलओ ने क्रॉस वोटिंग करी। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हालत इस वक्त ऐसी है कि खुद नहीं पता कि किस दिशा में जहाज जा रहा है, और ये टाइटैनिक बनेगा भारतीय राजनीति का, इसको डूबना ही है। मेरे सवाल का आपके पास जवाब मैं नहीं। आपके सवाल का जवाब देता हूं। सवाल का जवाब मिस्टर मेवानी, आप पहले सुनिए, दे रहा हूं। जो हिंदू है मैं दे रहा हूं, आप पार्टी सुनिए। का पन्ना प्रमुख आप चरित्र है, देखिए। और जिनके रिश्तेदार सुनिए कोरोना में मिस्टर मारे मेवानी, गए, उनको बीच कॉम्पेंसेशन में क्यों नहीं दे रहे? मित्रा जी, अरे उनकी पार्टी का क्यों ख्याल रख रहे हैं जिग्नेश मेवानी जी? वो रख लेंगे ना, पहले आप अपनी सुनिए। पार्टी देखिए। बड़े बड़े नेता एक मिनट, मैं उत्तर देता हूं। छोड़कर चुनाव के नहीं, ठीक पहले रुकिए, मैं बीजेपी उत्तर ज्वाइन देता कर लेते हैं, तो आप लोगों को खुद चलिए। के भीतर झांकने की जरूरत है या फिर नहीं है? हिंदू एक बार उनका मुसलमान जवाब दोनों सुनिए तो फिर कोरोना मैं में लौट मर रही हूँ रहे थे, आपके तब पास। पूछने नहीं गए। ठीक है, लाशें जब गंगा में तैर रही थी तब तो आप देखने नहीं गए। सुनिए, जिग्नेश चित्रा जी। मेवानी मुल्क की जी, जनता, हिंदू या जिग्नेश मुसलमान, मेवानी चित्रा जी, जी, मैं आपकी जिग्नेश बात पूरी मेवानी करना जी, चाहूंगा। तरस रही ठीक है, थी, एक बार तब उनकी आप बात कभी पूरी हो देखने जाए के फिर लिए मैं नहीं लौट गए। रही हूँ आपके पास। यही तो बात है ना, अगर इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं उसके बावजूद क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी को चुन रही है जनता? पहले गौरव भाटिया जी की बात हो जाए, उसके बाद लौट रही हूँ। असम प्रकाश साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ आपके पास। गौरव भाटिया जी अपनी बात पूरी करें। देखिए चित्रा जी, आज का जो मुद्दा था, किस तरह से ये तुष्टीकरण करते हैं, तीस्ता सीतलवद को सल्यूट करते हैं, उस पर कोई उत्तर नहीं दिया। इधर उधर भाग रहे हैं गोल पोस्ट के खुद कर कहा, इन्होंने कोविड की बात उठा दी। मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के, प्लीज चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए, समझे? बीच में मत बोलिए। चित्रा जी, इनको शांत कराइए, बदतमीजी कर रहे हैं, इसको बदतमीजी कहते हैं। प्लीज शांत कराइए। ठीक है, आराम से बात रखेंगे, पूरा देश देख रहा है। प्लीज थोड़ा सा, मतलब आप लोग बड़े हैं, प्लीज उसका परिचय दें, थोड़ी सी गंभीरता का। जल्दी से गौरव भाटिया जी अपनी बात पूरी कर लें, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि ये लोग हमेशा से सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, और अब सांप्रदायिक राजनीति का जमाना लग चुका है। विकास की राजनीति होगी। और ये कोविड की बात करते हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने कहा कि वैक्सीन मत लगाना, ये खतरनाक है। 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेस लगा दी। नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और तुम लोग क्या बोलोगे? तुम लोग तो कोविड को मोविड बुलाते थे, और असली वायरस जो है भारतीय राजनीति में वो राहुल गांधी है। जो सुनिए मेरी बात सुनिए। आपने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख हैं, उनके साथ क्यों नहीं खड़े हैं? मैं आपको बता दूं, ये देश हमारा परिवार है। 140 करोड़ भारतीय हमारा परिवार है, और हमारी सरकार, बीच में मत बोलिए। अरे आपसे एक जवाब दिया नहीं गया मिस्टर मेवानी। आपसे मैंने ये पूछा सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास क्यों नहीं है? आपके मुंह में दही जम गई, मेरे बीच में बोलते हैं। मैं तो बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। मैं आप सुनेंगे, अगर अपने कान खोलेंगे तो आवाज पहुंचेगी ना। कुछ ज्यादा ही मिर्ची लग रही है आपको तो। मुझे मिर्ची नहीं लग रही है, राहुल गांधी के मिर्ची लगी है। राहुल गांधी के इटालियन पिज्जा में मिर्ची डाल दी किसी ने। बेचारे पानी डूब रहे हैं, उसी पानी में डूबेंगे। मत करिए पर आ जाते हैं जिस पर डिबेट हम कर रहे हैं। एक विषय सेकंड सर, ठीक है। किसी भी तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी से मुझे लगता है कि इतना बड़ा ये डिबेट है, क्या निंदा देश के सबसे बड़े चैनल पर, थोड़ा सा ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पर गौरव भाटिया जी, ठीक है, प्लीज आपस में इस तरह के मुद्दे पर रहेंगे हम। जरा मैं चाहूंगी कि आप आंकड़े दिखाएं 1995 के बाद से किस तरह की स्थिति रही है। कांग्रेस की सीटें, बीजेपी की सीटें, ठीक है गौरव भाटिया जी। अब मैंने कई बार कहा ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस बारे में ध्यान रखें। गौरव भाटिया जी, आंकड़ा आपके लिए भी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो वहां पर सरकार में नहीं है, ये बात तो समझ में आ रहा है। लेकिन 1998 से या 95 के बाद से अगर हम यहां पर देखें
तो कांग्रेस पार्टी की और बीजेपी की क्या स्थिति रही है वो हमारे देश की जनता के सामने है। यहां पर बीजेपी 117 सीटें 1998 में जीतती है, 127 2002 में जीतती है और 99 2017 में आ जाती है, यानी कि आपका ग्राफ गिर रहा है भले ही आपकी सरकार है। दूसरी तरफ अगर हम बात कांग्रेस पार्टी की करेंगे तो कांग्रेस पार्टी 53 सीटें 98 रहती हैं, 51, उसके बाद 2007 में 59 सीटें, 61 और उसके बाद 77, यानी कि 98 के बाद उसका ग्राफ थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन बढ़ा ही है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना होगा गौरव भाटिया जी। ये आंकड़े भी बहुत, क्योंकि 2017 का चुनाव मुझे याद है, मुश्किलें पैदा कर दी थी कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए। जो काले पोता गया है कहा जा रहा है, यही चिंता तो नहीं है हिंदू संगठनों का वहां पर? मैं बता, सुनिए, गुजरात में असेंबली में 182 सीटें हैं, 92 सीटों पे बहुमत हो जाता है, 99 सीटें आती हैं और अभी 111 विधायक हैं। और आप कहते चिंता की बात हमारे लिए है, वहां पे प्रो इनकम्बेंसी की लहर है, गुड गवर्नेंस की बात है, गुजरात मॉडल की बात है। आपने कभी सुना है गांधी मॉडल? आपने कभी सुना है छत्तीसगढ़ मॉडल? आपने कभी सुना है राजस्थान मॉडल? पंजाब का मॉडल पंचर हो गया, वहां से सरकार चली गई। क्या आप मानती नहीं है कि विश्वसनीयता का पर्याय भारतीय जनता पार्टी है? नेतृत्व सही देने का पर्याय श्री नरेंद्र मोदी जी है। और इसीलिए बौखलाहट के ये 80-20 और 90-10 करते हैं। 80-20 उत्तर प्रदेश में किया था। सुन लीजिए, एक मिनट, अंत कर रहा हूं, एक मिनट अंत करूंगा। 80-20 किया था उत्तर प्रदेश में, 2 सीटें आई। गुजरात में 90-10 कहीं हो गया तो शून्य मिलेगा अंडा। ये बात समझ लीजिए चित्रा जी। हम लोग विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, सुशासन के मुद्दे पे लगेंगे। पिछली बार तो आपने जनेऊ पहन लिया था और बता दिया था जनेऊधारी ब्राह्मण है, तो बीजेपी कहती है उसी वजह से थोड़ी सी सीटें 77 आ गई थी। लेकिन इस बार आप लोगों का जो हाल है, और एक और सवाल जिग्नेश मेवाणी जी, कई ऐसे चुनाव हैं खासतौर से गुजरात को लेकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारती। मैं फौरन लौट रही हूं, क्योंकि 2007 मौत का सौदागर, कितना ज्यादा इस बयान की चर्चा हुई थी और उसके बाद का रिजल्ट क्या रहा था वो देश के सामने है, आंकड़ा हम दे रहे हैं। 2017 में पिछले ही चुनाव में मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री मोदी को नीच आदमी कह दिया था और उसके बाद हर जितनी भी पब्लिक रैलियां हुई थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को खूब उठाया था। और जिसके बाद आप लोग चुनाव में बिल्कुल क्लोज फाइट में थे, लेकिन आपका क्या हश्र हो जाता है। तो बीजेपी की सीटें जरूर कम हुई हैं, लेकिन सरकार तो उसी की बनी हुई है लगातार। मैं आ रही हूं रागी साहब। फिर भी 100 में से 45% बच्चे आज भी कुपोषित है। 48,000 किलोमीटर लंबी नर्मदा के कैनालों का नेटवर्क नहीं ही बन रहा। गुजरात के 90% जिलों में, तहसीलों में MRI और CT स्कैन के मशीन नहीं है। गुजरात के सारे जाति और धर्म की जनता ऑक्सीजन की बूंद के लिए जब तरस रही थी, तब भाजपा का कोई कार्यकर्ता नहीं दिख रहा था, तब कोई पन्ना प्रमुख नहीं दिख रहा था। हर चौथे दिन दलितों के ऊपर उनके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ होती है, उनकी हत्या होती है, बहनों के ऊपर बलात्कार होते हैं। मुद्रा के पोर्ट पर 1,75,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। इस पे क्या कहना है भाजपा का? ये उनका गुजरात मॉडल। बारिश 1 घंटा नहीं हुई, सूरत में, बड़ौदा में, राजकोट में, अहमदाबाद में, सारी जगहों पे सारी सड़कें खराब हो गई। बावजूद आपके नेता आपको छोड़ के क्यों जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में? ये भी बड़ा सवाल है ना। हार्दिक पटेल जैसा बड़ा नेता, आपने जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के लिए राजधानी दिल्ली में दस्तक दी थी, आपके बगल में ही बैठे हुए थे, थोड़े दिन के बाद वो बीजेपी में चले जाते हैं। ये स्थिति कैसी है? गौरव भाटिया जी, मैं लौटूंगी संगीता जी की। 1 सेकंड, आसिफ बकार साहब बहुत देर से बोलिए। देखिए चित्रा जी, जो पिछला चुनाव था विधानसभा चुनाव, वो एक आंदोलन साथ साथ चल रहा था, पटेलों का आंदोलन था। हार्दिक पटेल बड़े नेता के तौर पर उभरे थे, वो एक स्थिति अलग थी। वो सारे अब छोड़ छाड़ करके कांग्रेस पार्टी भाग गए। तीस्ता सीताड़वाड़ का मुद्दा फिर से हिंदुओं में 2002 का वो मंजर याद दिलाएगा कि किस प्रकार से कांग्रेस। मैं फायदा और घाटे की बात नहीं कर रहा, किसको चुनावी घाटा तो बयान फायदे और नुकसान के तहत ही दिए जाते हैं ना? ये जनता को आकलन करने दीजिए, लेकिन हिंदुओं के मन में वो जरूर बात आएगी कि यही कांग्रेस पार्टी है जो हिंदुओं की हत्या, जो उसको पूरा ट्रेन जला देने के बावजूद भी उन्हीं लोगों के साथ खड़ी थी। ठीक है, जो हिंदुओं का विरोध। आसिफ बकार साहब, आपके पास आते हुए, यहाँ पर अलग अलग पार्टियों को आप सुन रहे हैं, क्या है आपकी पार्टी का एजेंडा और क्या देख रहे हैं? वो तो अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार बता रहे हैं, आप किसका अधिकार बताएंगे? नहीं, ये तो देखिए कांग्रेस के दांत दिखाने की और खाने की और। मैं जिग्नेश मेवानी साहब बैठे हुए हैं, 10 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, 2004 से 2014 तक जी। और जिस मुद्दे को आप प्राथमिकता से उठा रहे हैं,
गुजरात का दंगा नरसंहार हुआ गुजरात में, क्या कांग्रेस ने किया? कौन सी ठोस कार्रवाई कांग्रेस ने की? कितने लोग कांग्रेस की वजह से जेल गए, कितने लोग कांग्रेस की वजह से सजा मिली, और कितना अधिकार आपने दिया है ये मुसलमान बेहतर जानते हैं। आप मुसलमानों को लुभाइए मत। मुसलमानों की बात आप करते जबान से हैं, लेकिन दिल में आप मुसलमानों के लिए छुरी लिए बैठे हैं। उसका नतीजा है कि आप भारत के जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उसकी बुनियाद आपने डाली है। उसकी बुनियाद जो मुसलमानों के साथ भारत में हो रहा है, इसकी बुनियाद कांग्रेस ही ने डाली है। भारतीय जनता पार्टी, उसको तो मौका चाहिए मुसलमानों से नफरत फैलाने का, मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने का। ठीक है, 10 सेकंड जिग्नेश मेवाणी जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट अब आपका। दंगा हो, फर्जी मुठभेड़ हो, आदिवासी महिला दलित किसी का भी उत्पीड़न हो, हम डंके की चोट पे गुजरात में लड़े हैं, विपक्ष की भूमिका अदा की है और आने वाले दिनों में भी करेंगे। दोबारा कहना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं विपक्ष की भूमिका आगे आने वाले दिनों में भी निभाते रहेंगे। वनवासी क्षेत्रों चुनाव के ठीक पहले आप इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो चुनाव में पूरी ताकत से कैसे जाएंगे आप? हम सबको साथ में लेकर चलेंगे। हम भारत के संविधान में मानते हैं, हम सबको साथ में लेकर चलेंगे। और पर दोहराना चाहूंगा, संसाधनों में सबका अधिकार होगा। राष्ट्रपति चुनाव में एक आदिवासी महिला के साथ तो खड़ी हो जाती कांग्रेस पार्टी। ठीक है, चलिए वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब इसका असर किस तरह का होता है, जो बयान कांग्रेस गुजरात अध्यक्ष की ओर से दिया गया है अल्पसंख्यकों के मद्देनजर की पहला संसाधनों पर हक उन्हीं का है। बीजेपी इसको लेकर लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के भीतर डर इस बात का है कि वहां पर एमआईएम और आप की एंट्री के बाद अगर बंटवारा हो गया तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज दंगल में हमारा सवाल था, गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की क्या कोशिश कर रही है? आपके जो जवाब मिले हैं, 56% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 44% लोगों का जवाब नहीं में है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, वोट बटोरने की कोशिश में कितनी मिलती है कामयाबी, इस पर रहेगी आज तक की नजर।